ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट जंग का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा और उन्हें ऊर्जा संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे हिली अर्थव्यवस्था से कई देश अभी तक जूझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग में पहले से ही कंगाल पाकिस्तान की हालत तो बहुत पतली है। इन सब के बीच अमेरिका और रूस ने जब जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की तो ईरान इजरायल अमेरिका वॉर एक नई कूटनीतिक दिशा में पहुंचती नजर आई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा। दरअसल पुतिन ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद की पेशकश की और अमेरिका का ईरान को परमाणु हथियार पाने से रोकना मुख्य मुद्दा है। तो क्या सीज फायर बढ़ने के बाद हुई इस वार्ता से मिडिल ईस्ट जंग रुक जाएगी? दो ताकतवर देशों के प्रेसिडेंट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई चर्चा तो ईरान और यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देश एक नतीजे पर पहुंचे। पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर यह बातचीत व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर में हुई एक बड़ी सुरक्षा चूक के कुछ दिनों बाद हुई। दोनों नेताओं के बीच 90 मिनट से ज्यादा वक्त तक बातचीत हुई, जिनमें कई वैश्विक मुद्दे प्रमुख रहे। ईरान युद्ध, यूक्रेन युद्ध, सीज फायर, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सहयोग। ईरान युद्ध पर बातचीत किस नतीजे पर पहुंची? क्रेमलिन ने दोनों नेताओं के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को फ्रेंडली और कारगर बताया है। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया, पुतिन ने ईरान के साथ सीजफायर को आगे बढ़ाने के ट्रंप के फैसले का समर्थन किया है। साथ ही तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की है। यूक्रेन मुद्दे पर रूस का रवैया क्या है? ट्रंप ने चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए एक संभावित समझौते को लेकर उम्मीद जताई और संकेत दिया कि यह समझौता जल्द करीब हो सकता है। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन पर आतंकवादी तरीकों का सहारा लेने का आरोप लगाया। इस व्यापक बातचीत के दौरान पुतिन ने वॉशिंगटन में एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान ट्रंप को निशाना बनाकर किए गए हमले की कोशिश की निंदा की। क्रेमलिन ने बातचीत को दोस्ताना तो करार दिया, लेकिन इस दोस्ताने में वार पलटवार भी नजर आया। जब रूस ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद की पेशकश की बात कही, तो ट्रंप ने भी उन्हें यूक्रेन युद्ध खत्म करने की सलाह दी। क्या ये दोनों ताकतवर देशों का ईगो है जो अपनी बात को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, या ये बातचीत मिडिल ईस्ट जंग समाप्ति की ओर एक और कदम आगे बढ़ेगी? हालांकि ईरान अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है कि वो ट्रंप की धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ के खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ गौरी शंकर जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गौरी शंकर जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। सर सबसे पहले आप दोनों से एक एक कमेंट चाहेंगे। राजन कोचर सर, सबसे पहले आपसे एक कमेंट कि पुतिन और ट्रंप की जो ये बात हुई है, लगभग 1.5 घंटे 90 मिनट की ये बातचीत, क्या लग रहा है कि ईरान के साथ वॉर, अमेरिका का और इजराइल का, और ट्रंप पुतिन जिस तरीके से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं, दोनों वॉर अब द एंड की तरफ बढ़ रहा है? धन्यवाद अभिषेक, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये प्रोग्राम और ये जो अभी ये बातचीत है, अभी एक पहले ईरान वॉर की बात करते हैं, उसके बाद यूक्रेन की वॉर का मैं छोटा सा कमेंट दूंगा, बिकॉज ये मेरे ओपनिंग कमेंट से ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा। ये सबसे पहले तो जो आपकी ईरान वॉर है, इसमें एक स्टेलमेंट आ चुका है। स्टेलमेंट का मतलब है कि मामला आगे नहीं बढ़ रहा है और दोनों देश चाहते हैं लड़ाई को खत्म करना, बिकॉज एक एस्केलेशन फटीग आ चुका है इस अमेरिका में भी और इसको ईरान में भी, बिकॉज ईरान में भी आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। दो ऑफ कोर्स खड़े हैं वो लोग अपना दिखाने के लिए कि जो वो तैयार है लड़ाई के लिए, बट जो इंटरनल सिचुएशन ईरान की है वो भी अच्छी नहीं है। तो अब पाकिस्तान आई थिंक फेल हो गया इसमें। पाकिस्तान ने कोशिश अपना जरूर की थी जमीन आसमान एक करने के लिए कि कहीं ना कहीं पे समझौता हो जाए, बट पाकिस्तान एक मैसेंजर ही था, वो कोई इतना मेजर रोल नहीं प्ले कर सकता था। और यहाँ पे हमने देखा कि एक रशिया ही एक
एक ऐसा देश है, और इसकी वजह है क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। दो देशों में इतनी प्रॉब्लम्स है आपस में, बट एक पहले से जो रिश्ते रहे हैं पुतिन और ट्रंप के, वो एक बेहतर लेवल पे रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा ट्रंप को कॉन्फिडेंस है पुतिन में कि शायद पुतिन के इंटरवेंशन से बात बन जाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है, जैसे आपने बताया कि इस पे यूक्रेन का भी मामला हुआ होगा डिस्कस, बिकॉज एक घंटा जब आप एक घंटे से ऊपर बातचीत करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट नहीं होता आपके पास, बिल्कुल। तो उसमें आपका एनर्जी के ऊपर भी बात होती है। और इस यूक्रेन लड़ाई में अगर आपने देखा होगा, ट्रंप ने यूक्रेन का ज्यादा साथ नहीं दे रहे हो, और वो चाहते हैं कि ये इसको खत्म हो। यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की को उकसाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप एक सख्त स्टैंड लेंगे यूक्रेन की जानिब, और अगर उसको जो भी मिलिट्री हार्डवेयर और सपोर्ट अगर उसको कम कर देंगे, तो शायद जेलेंस्की प्रेशर में आएगा और एक डिस्कशन की टेबल पे बैठेगा। बिकॉज अभी तक जेलेंस्की तैयार नहीं है कि इसको डिस्कस करने के लिए, बिकॉज जो रशिया की मांगे हैं वो थोड़ी मैक्सिमलिस्टिक है कि जो एरियाज उन लोगों ने कैप्चर किए वो शायद वापस ना हो। बट इसको ईरान के मामले में मुझे लगता है एक 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 ऐसी फीलिंग आ रही है कि रशिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और जहां पे आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, यूरेनियम की बात हो रही है, आई थिंक इसमें रशिया काफी इसको मदद कर सकता है। बिकॉज एक प्रपोजल ये भी है कि वो जो यूरेनियम का जो 450 केजी है वो रशिया को हैंड ओवर कर दिया जाए सेफ कस्टडी के लिए, और वो रशिया अपने पास रखे। तो इस टाइप की एक इसको मिडिल ऑफ द पाथ अप्रोच हो सकती है। ठीक है सर, हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी भी जुड़ गई हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। आते हैं आपके पास, उससे पहले गौरी शंकर सर समझना ये चाहेंगे कि क्या वाकई में ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो वॉर है एक ऐसी जगह पे आकर के स्टक हो गया है कि ना तो बात आगे बढ़ रही है और ना ही दोनों देश अब युद्ध चाहते हैं। ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि युद्ध तो खैर कोई नहीं चाहता, उस पोजीशन में चीजें आ गई हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि अरागची पहले मॉस्को जाते हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन से बात करते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब चीजें शायद सही दिशा में बढ़े? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार हमारे सभी को पैनलिस्ट को जी नमस्कार सर। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डोमेस्टिकली अपने देश में काफी दबाव में है कि इस युद्ध को बंद किया जाए। आपने देखा होगा अभी कांग्रेस में हियरिंग चल रही है जी। और उस हियरिंग के अंदर काफी बड़े प्रश्न हेड्सेक से पूछे जा रहे हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अभी तक $25 बिलियन से ज्यादा इसके ऊपर खर्च हो चुका है। वो कहते हैं कि ये वार हमारा वार नहीं है, इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेज गैस की काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इस वार को बंद करने के लिए वहाँ पर अमेरिका में ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है। इसके अलावा जो मिड टर्म पोल आएंगे उसकी वजह से भी काफ़ी प्रेशर है। ईरान का, जैसे अभी कोचर साहब ने बताया कि वहाँ भी आर्थिक सिचुएशन बहुत ख़राब है और उनका एक्सपोर्ट्स करीब करीब बंद हो चुके हैं। तो करीब $500 मिलियन रोजाना का उनका जो आमदनी थी वो खत्म हो गई है। वहाँ IRGC ने अनाउंस किया है कि हम 50% सैलरी पे काम करेंगे। इसके अलावा वहाँ के जो बिजनेस हैं वो काफ़ी ठप हो गए हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पे काफ़ी लोग बहुत ही हतोत्साहित हैं, बहुत नाराज हैं कि ये सिचुएशन चल रही है। तो नेचुरली दोनों पक्ष ही वार तो नहीं चाहते, ये तो सच्चाई है जी। और ट्रंप को प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर आप इस बार दोबारा हमला करेंगे तो शायद इसके कॉन्सिक्वेंसेज काफी खराब हो सकते हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है और उसके बाद पूरा ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट इस वार में हो सकता है। ऐसा मेरे को पता लगा है, प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको बताया है ट्रंप को। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन का जो है वो रोल दोनों तरफ है। ईरान और रशिया के बीच में स्ट्रेटेजिक संबंध है, काफी एक दूसरे को काफी मदद करते हैं। और ईरान जो है, आप जानते हैं विदेश मंत्री भी गए हैं वहां पे,
और उनका मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, सैटेलाइट्स हो, सब में ईरान और रसिया के बीच में काफी क्लोज कोलेबोरेशन है। तो रसिया का नेचुरली ईरान के ऊपर लिवरेज है। ओके। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो ट्रम्प के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं, और एक्चुअली वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से खुश भी हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि यूक्रेन वार खत्म हो और जो एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल गेन्स रसिया ने लिए हैं उसको वहीं पे फ्रीज कर दिया फ्रीज जाए। कर दिया जाए। उन्होंने ये चीज अनाउंस भी की थी पहले। ठीक है। तो इन दोनों को संबंधों को देखते हुए ये लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है इस वार को सुलझाने के लिए एक एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है सर। दोनों साइड्स में वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ला सकते हैं। और दूसरा चीज, वो जो उनके पास 450 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, वो भी रशिया को हैंडओवर किया जा सकता है अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन। तो ठीक है। ये एक समझौता हो सकता है, लेकिन अभी तक इसमें इफ्स एंड बट्स हैं कई, क्योंकि ईरान तो कहता है कि आगे बात जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हमारा ब्लॉकेड आप बंद नहीं करेंगे। ब्लॉकेड और पूरा खोला प्रेसिडेंट जाए। ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि ब्लॉकेड अभी जारी रहेगा जब तक आप न्यूक्लियर इशू के ऊपर अपना कमिटमेंट नहीं देते। ठीक है तो सर। देखिए, इसको सुलझाने में मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन का बहुत बड़ा रोल बहुत हो बड़ा सकता रोल है। रह सकता है। हाँ, बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल। दीप्ति मैम, अब अगर हम 28 फरवरी को जो अटैक शुरू हुआ था वहां से अभी तक अगर आते हैं, इन 60-65 दिनों को देखें, तो क्या सब कुछ सिर्फ वो एनरिच्ड यूरेनियम के लिए था? क्योंकि आज दोनों ही प्रेसिडेंट के बीच अगर बातचीत हुई है, पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, तो ऐसा लगता है कि एनरिच्ड यूरेनियम सबसे जो कहते हैं ना सेंटर में रहना, यही रहा है। नमस्कार अभिषेक जी, सभी दर्शकों और को पैनलिस्ट को भी। बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है कि क्या ये एनरिच्ड यूरेनियम का ही मामला था 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था। मैं इसमें आपको ये बोलना चाहूंगी अभिषेक, बिल्कुल ये एनरिच्ड यूरेनियम का मामला नहीं था, ये तेल के कब्जे का मामला था। क्योंकि अगर हम देखें 26-27 फरवरी को ओमान की मध्यस्थता से जब ये बातचीत चल रही थी, तो हम न्यूक्लियर जो एक एनरिचमेंट की बात थी उसके ऊपर तो ईरान की तरफ से और ओमान की तरफ से भी ये पुष्टि आई है कि ये बयान आ ही चुके थे कि हम उस एनरिचमेंट को बहुत कम करने को तैयार हैं। आईएईए जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी हम इंस्पेक्शन कराने को तैयार हैं। तो उन सब बातों के लिए तो ईरान ऑलरेडी तैयार हो चुका था अगर हम 26-27 फरवरी को देखें। बावजूद इसके भी उनके ऊपर ये हमला किया गया। 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, जिसमें हम शुरू से अगर गोल देखें तो रिजीम चेंज की बात हो रही थी अमेरिका की तरफ से। तो ये बहुत साफ था अभिषेक कि उन्होंने शायद ये सोचा था कि जैसे वेनेजुएला पे कब्जा करके मोडारो को उठा के वेनेजुएला के तेल पे कब्जा हो गया था, सेम उस तरीके से वो ईरान के साथ भी शायद उसी एक इरादे से आगे बढ़े थे। लेकिन ईरान के पास पूरी की पूरी मिसाइल सिटीज होंगी, मिसाइल फैक्ट्रीज होंगी, इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। इसीलिए हम देखें कि बार बार गोल पोस्ट चेंज होता गया, और उस चेंज होते के साथ जो अमेरिका की एक बार्गेनिंग पावर थी वो दिन पर दिन कम होती गई। क्योंकि अमेरिका भी ये बात जानता है, ईरान भी ये बात जानता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और बॉडी बैग्स तो अमेरिका अफोर्ड कर ही नहीं सकता। युद्ध की कॉस्ट की बात जैसे सर भी बोल रहे थे, ऑलरेडी पीट हेगसेथ के ऊपर बहुत सवाल है कि $28 बिलियन का वो खर्चा कर चुके हैं, जो पूरे नासा के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। ऐसे में ओपेक कंट्रीज में से सऊदी अरेबिया का एग्जिट मार जाना, वो भी अपने आप में एक तेल की इकोनॉमी को भी बिगाड़ रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में आज की डेट में बार्गेनिंग पावर ईरान के पास काफी, मैं समझती हूं कि ज्यादा है 27 फरवरी के कंपैरिजन में। उसके चलते अब ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये सेंटर स्टेज पे आके रह गया है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि वो हैंडओवर कर दे, और ईरान ये बात जानता है कि इतने दिन के युद्ध के बाद भी अगर बैक टू स्क्वायर वन ही आना है तो वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को पार्ट अवे नहीं करना चाह रहा है। तो ये लड़ाई सारी तेल की थी, तेल के ऊपर कंट्रोल की थी, रिसोर्सेज की थी, रादर देन न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पर से की थी। ओके, राजन कोचर सर, अब स्थिति क्या हम यही माने, जैसा मैम ने कहा कि लड़ाई तेल की थी, और ट्रंप के बयान को हम कितना विश्वसनीय माने, क्योंकि हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद एक पोस्ट आता है और उनके बयान खुद कॉन्ट्रडिक्शन वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जहां से चले थे और कहां पहुंच गए पता ही नहीं, और ये ट्रंप को भी नहीं पता कि अब हम किस भंवरजाल में फंस गए हैं। और ये खुद
उन्हें लग रहा होगा कि भंवर में फंसे हैं, तो अब निकालने वाला अगर कोई है तो वो पुतिन ही निकाल सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, ये लड़ाई ना तो तेल की थी और ना तो ये इसको न्यूक्लियर की थी। बिकॉज अगर मैं आपको थोड़ा इसको पीछे ले जाऊं, इसको इराक में ले जाऊं 1991 में जी, तो वहां पर भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर की बात हो रही है। बट इसको लड़ाई है पेट्रो डॉलर की। बिकॉज देखिए ये जो डॉलर है ये अमेरिका के लिए बहुत ही सेंसिटिव है और ये पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और अमेरिका जो अपना दबदबा इसको डॉलर पे रखना चाहता है, वो इस किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। और इसीलिए जब ईरान युआन में ट्रेड कर रहा है और चाइनीज करेंसी को वो एक अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, अभी भी जो ये टैंकर्स जो आप जानते हैं, जैसे जैसे ईरान ने इसको छोड़े हैं और जो इसको ये ऑयल के सैंक्शंस ईरान के ऊपर हटे थे कुछ देर के लिए, जब भारत ने भी ईरान से ऑयल लिया है अभी रिसेंटली, भारत ने भी युआन में पेमेंट करी। कैन यू इमेजिन दैट? तो आप इसको एक इस एंगल से देखिए, चाइना सेंट्रिक, बिकॉज अगर हम इसको अमेरिका को तेल की कोई कमी नहीं है, अब उसके पास वेनेजुएला का भी तेल है, उसके पास अपना भी तेल है, उसको तेल की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है और वो इसीलिए डिस्टर्ब्ड है। एक तो चाइनीज इन्फ्लुएंस, बिकॉज वेनेजुएला में अभी आप देखेंगे क्यूबा की भी बात हो रही है और वो क्यूबा की इसलिए बात हो रही है बिकॉज चाइना के काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो क्यूबा में चल रहे हैं और क्यूबा इज ओनली 150 किलोमीटर फ्रॉम फ्लोरिडा। तो एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका इज वेरी वेरी सेंसिटिव। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी भी अमेरिका की पढ़े और उसमें एक साफ दिया हुआ है दैट वी विल नॉट अलाउ एनी अदर पावर टू कम इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपके हिसाब से सर लड़ाई डॉलर की थी कि डॉलर को किसी तरीके से बचाया जाए? डॉलर की और चाइना की, बिकॉज 90% ईरान का जो ऑयल है वो चाइना लेता था और अगर इसको कंट्रोल करेगा वो, तो ऑटोमेटिकली चाइना के पास सब कुछ है बट चाइना के पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है। तो इसी ठीक है सर, चाइना को विकट करना और ये जो डॉलर के लिए लड़ाई हुई। ओके सर। गौरीशंकर सर, अब की स्थिति में क्या यही लग रहा है कि अगर स्थिति को कंट्रोल करना है डोनाल्ड ट्रंप को, तो इट्स बेटर कि पुतिन इस चीज को हैंडल करे ताकि अपने जो घर में जिस तरीके से घिरे हैं ट्रंप, उससे भी बच जाया जाए और बाहर जो साख गिरी है वो भी बच जाए? बिल्कुल ऐसा ही है कि अभिषेक जी की पुतिन चाहेंगे कि अमेरिका जो है यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करे, उनको आर्म्स सप्लाई खत्म करे और यूरोप के ऊपर भी प्रेशर डाले कि उनको और ज्यादा जो उकसा रहे हैं यूरोप वाले वो उकसाना बंद करें। तो ये सपोर्ट वो चाहेंगे अमेरिका से और अमेरिका को वो सपोर्ट देंगे कि हम ईरान को परसुएड करते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, सिविल न्यूक्लियर जो पीसफुल प्रोग्राम है उसमें 4-5% तक एनरिचमेंट अलाउड है, वो एनरिचमेंट अलाउ करके और बाकी का जो हायर एनरिच्ड यूरेनियम है उसको रशिया के कंट्रोल में लाया जाए। तो ये सिचुएशन अगर बन जाएगी तो नेचुरली दोनों पक्षों के बीच में समझौते के होने के बहुत बड़े आसार हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जो मेरे को लोकजाम लग रहा है, जो समस्या है दोनों के बीच में, वो है हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने की। और ईरान जो है, अभी मेरे को कुछ खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान के थ्रू कुछ इंपोर्ट पाकिस्तानी पोर्ट से करके लैंड रूट से ईरान में आ रहे हैं, तो वो उस ब्लॉकेड को उस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमेशा डबल गेम खेलने में माहिर हैं। एक तरफ वो ट्रंप को कहते हैं कि हम समझौता करवाएंगे, दूसरी तरफ वो ईरान को कहते हैं कि हम आपको ये लैंड रूट से रूट खोलते हैं, आप थोड़ा बहुत इंपोर्ट इधर से कर सकते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान अलाउ कर देता है और सच्चाई है तो ये ब्लॉकेड भी इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर। और उसके बाद ईरान जो है वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं होगा जल्दी से। तो वो IRGC की बड़ी हार्ड लाइन है, वो अपना यूरेनियम को छोड़ना नहीं चाहते। नहीं चाहेंगे।
ठीक है दीप्ति मैम, देखिए जो बात थी, जब सीज फायर की बात हुई उस समय ईरान ने, जब बात पाकिस्तान में होने वाली थी उससे पहले ईरान ने कहा था कि इसमें पाकिस्तान की विश्वसनीयता बहुत कम है, रशिया या चाइना ये दोनों अगर आते हैं तो फिर चीजें शायद बेहतर हो सकती हैं। क्या वही मोड़ आ गया है कि इसमें रशिया इन्वॉल्व हो रहा है तो शायद चीजें बेहतर हो जाए, ईरान भी ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल अभिषेक, देखिए लास्ट मिनट पे भी अगर हम टॉक्स 1 की भी जब बात करें, जब ये बात हो रही थी कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन मिटा देंगे अगली सुबह, तो तब भी लास्ट मिनट पे चाइना ही पिछली बार आगे आया था। और हम तो बार बार यही मेंटेन कर रहे थे, आपके चैनल्स पे भी आके कितनी बार बोला था कि पाकिस्तान की ऑटोनॉमी और न्यूट्रलिटी दोनों पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब आप इसी पे ही देखें कि सेकेंड टॉक्स को लेके पूरे के पूरे ऑप्टिक्स बनाए गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे टॉक्स होने वाली हैं, डायरेक्ट टॉक्स होंगी, वहां बड़ी सिंक्रोनाइज कैरोलिन लेविट की भी स्टेटमेंट्स आती हैं अमेरिका से कि डायरेक्ट टॉक्स होंगी, लेकिन बाद में फिर अराक्ची ने उसको क्लियर किया कि ये तो 3 देशों का उनका दौरा था, वो जैसे होते हुए पाकिस्तान से होते हुए मस्कट गए ओमान में, क्योंकि वहां होर्मुज की बात जो है तो वो ओमान से ही करनी होगी, सदर्न वाटर्स होर्मुज के ओमान में लगते हैं। मेरे पास इतना ही है, वक्त इतना ही अलाउ करता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है, क्या वाकई में अब युद्ध जो है वो खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? और इसमें सबसे अहम भूमिका क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होने जा